Students, Rahul Dubey, this is faculty from the CSE department SISTec गांधीनगर भोपाल। आज की इस वीडियो में हम 4th यूनिट का टॉपिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे और हम यूनिट 3rd के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो फॉर हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है अभी तक की, जितनी भी हमने मशीन लर्निंग की टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, उन सारी की सारी टेक्निक्स में आपने देखा हुआ है कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स लाइक द सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को जो आपने देखा था वो क्या था, हमारा टास्क ड्रिवन था। उसमें क्या होता था, हमारे पास एक डेटा होता था जो एक्स और वाई की फॉर्म में होता था, और एक्स डेटा जो है हमारा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें लेबल्स दिए रहते थे। फॉर एग्जाम्पल आप फिगर में देख सकते हैं कि ये कैट है, उस कैट के करस्पॉन्डिंग आपको लेबल दिया हुआ है कि ये कैट है। इट मीन्स दैट the task was in the supervised learning is to map a function, is to design a function which can map x to the y. And the example of these supervised learning is classification and regression. In the same way, when we move to the unsupervised learning, तो unsupervised learning में हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास कोई लेबल्स नहीं थे, मतलब हमारे पास x की करस्पॉन्डिंग कोई y वैल्यूज नहीं थी, हमें केवल एक डेटा दे दिया जाता था। उस डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में हमारा जानना काम होता था। मतलब somehow we can consider the unsupervised learning as a pre-processing step, जिसमें हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम डेटा के बारे में जान रहे हैं। So the example of the unsupervised learning is the clustering and the dimensionality reduction, feature learning, density estimation and so on. So in today's video, the topic is reinforcement learning. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? इसमें एक एजेंट होता है, वो एजेंट अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उस एजेंट के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारी एनवायरनमेंट से उसको स्टेट्स मिलती हैं और रिवार्ड्स मिलते हैं, और उन स्टेट्स और रिवार्ड्स के बेसिस पर एजेंट एक एक्शन चूज करता है। मतलब we can say that there is no specific data like a supervised learning and the unsupervised learning। अब जो भी काम हो रहा है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में हो रहा है। मतलब एक एजेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, उस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन के बाद वो उस एनवायरनमेंट के बारे में जानता है एंड he makes some decisions over the environment। मतलब we can say that he learns from the mistakes। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें अल्टीमेट गोल क्या होता है एजेंट का, कि भाई एजेंट को एनवायरनमेंट से फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक का मतलब क्या है? देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में जब ट्रेनिंग की जाती थी तो आपको पता होता था कि भाई दिस इज एप्पल, तो एक टीचर होता था आपको जो सुपरवाइज करता था कि भाई ये एक एप्पल है। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग के केस में हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई एग्जैक्ट आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, वो एक साइकिल चलाना सीखना चाहता है। साइकिल चलाना सीखते टाइम यदि वो पैडल को अपने मूव करता है, मूव करने पर कभी ऐसा होता है कि वो नीचे गिर भी जाता है और कभी ऐसा होता है कि वो कुछ स्टेप्स अहेड हो जाता है, मतलब आगे चला जाता है। इसका मतलब उसने पैडल को मूव करा, मूव करने पर वह आगे जाता है या कभी गिर जाता है, लेकिन नोबडी इज देयर टू डिफाइन दैट कि भाई इस पैडल को इस तरीके से आप मूव करोगे तो हो सकता है गिर जाओगे या कुछ होगा। इट मीन्स दैट जो व्यक्ति उस साइकिल को सीख रहा है चलाना, वो खुद एनवायरनमेंट के फीडबैक को एक्सपीरियंस करता है, और जब वो नेक्स्ट टाइम उसी टाइप के एक्शन को परफॉर्म करता है तो ही हैज़ ऑलरेडी लर्न दैट कि भाई मुझे इस टाइप के एक्शन को परफॉर्म करने से एक्चुअलिटी में क्या हुआ था। तो जो प्रीवियस एक्शन था उसने कहीं ना कहीं उसे लर्न करा कि भाई इस टाइप का एक्शन यदि मैं परफॉर्म करता हूँ तो एक्चुअलिटी में क्या इफेक्ट होने वाला है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग फीडबैक पर वर्क करती है। इट डू नॉट वर्क ओवर द एग्जैक्ट डेटा। इस फीडबैक के थ्रू ही जो एजेंट होता है, मतलब जैसे कि हम हमारा साइकिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो साइकिल वाले एग्जाम्पल में क्या है, ये हमारा जो एजेंट है वो चलाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो रोड है, जिस पर भाई सामने वाला साइकिल चलाना सीख रहा है। सो द एनवायरनमेंट इज रोड एंड द एजेंट इज अ पर्सन हु इज रनिंग द साइकिल। साइकिल चलाने से वो रोड पर या तो थोड़ी देर बाद गिर जाता है या बहुत अच्छे तरीके से मूव करता है। तो एनवायरनमेंट ने उसको कहीं ना कहीं एक फीडबैक दिया है। अब फीडबैक जो होता है, इस फीडबैक टर्म को टेक्निकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में
हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ रिवॉर्ड। मतलब एजेंट की एक्शन पर एनवायरनमेंट एजेंट को कुछ रिवॉर्ड या स्टेट्स जो है रिटर्न करता है। दैट रिवॉर्ड कैन बी द पॉजिटिव, द रिवॉर्ड कैन बी द नेगेटिव। अच्छा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड के बेसिस पर ही हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रीइंफोर्समेंट को दो टाइप से मानते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यदि पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है एजेंट को, तो एजेंट थिंक दैट ओके व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर दैट इज करेक्ट, तो नेक्स्ट टाइम ही विल बी रिमेंबरिंग दैट कि भाई जो कुछ भी मैंने किया है वो सही है, मेरे को आई हैव टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्शंस, सो आई शुड गेट द पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। दिस इज व्हाट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, आप सभी लोगों ने पैकमैन खेला होगा, आप सभी लोगों ने जो गेम्स हैं फॉर एग्जांपल ब्रिक्स ब्रेकआउट खेले हुए हैं, आपने एरोप्लेन मूविंग गेम्स खेले हुए हैं, ये सारे के सारे जिनको हम अटारी गेम्स की सीरीज में लेके आते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। So let me explore the reinforcement learning more. अब देखिए, अब reinforcement learning के बारे में जब मैंने आपको बताया तो इस डायग्राम से आपके सामने चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल कर आते हैं reinforcement learning के। फर्स्ट वन इज द एजेंट, सेकंड वन इज द एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज द एक्शन एंड द फोर्थ वन इज द रिवॉर्ड। तो भाई एजेंट क्या होता है? एजेंट इज दैट प्रोग्राम, एजेंट इज दैट प्रोग्राम which will do some specific activities. Agent is a program which will do some specific activities. मतलब एजेंट क्या है? एजेंट वो प्रोग्राम है जो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो है हमारी रन करेगा। अब देखिए उसके बाद एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट जो है हमारा वो रियल टाइम एनवायरनमेंट है या वर्चुअल एनवायरनमेंट है जहां पर कोई एजेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एक्शन, सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्शन? एक्शन का मतलब है भाई एजेंट उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए उस एनवायरनमेंट में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, दीज ऑपरेशंस आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शंस। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब एनवायरनमेंट एजेंट के एक्शन परफॉर्म करने पर उसको जो भी स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, दैट स्केलर वैल्यू इज नथिंग, इट्स अ रिवॉर्ड। नाउ we take some examples. So first one is determining the placement of ads on the web pages. मतलब हम हमारा टारगेट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमारे रीइंफोर्समेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो हम, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई हमें इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्लेस सम एड्स ओवर द वेब पेज। अब उसको वेब पेज पर यदि उस प्रोग्राम को एड्स रखना है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ टारगेट्स होंगे, उन टारगेट्स के बेसिस पर वो रखेगा वेब पेजेस पर एड रखेगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, इसको हमें डिफाइन करना होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के केस में। तो देखिए एजेंट क्या होगा हमारा? एजेंट वो प्रोग्राम होगा जो ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे कितनी एड्स वेब पेज पर रखना है। एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? एनवायरनमेंट हमारे पास है वेब पेज जिसके ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट्स हमारी रखना है। अच्छा, इसी तरीके से हम उस प्रोग्राम के एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। वो एक्शंस हमारे या तो वो ऐड रखेगा या फिर वो ऐड हटाएगा उस पेज से, या फिर वो ना तो ऐड रखेगा और ना ही उस पे से रिमूव करेगा, मतलब जो है वो उसको उसी तरीके से मेंटेन रहने देगा। अच्छा, रिवॉर्ड्स क्या होंगे भाई? यदि ऐड रखने से और ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दिस इज व्हाट द पॉजिटिव रिवॉर्ड इन केस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। And if the revenue drops, it is the negative reward. So in this scenario, the agent observes the environment and get its current status. The status can be how many ads there are on the web pages and whether or not there is room for more. The agent can choose which of three actions to take at each step, the program to get positive reward whenever the revenue increases and negative rewards whenever revenue falls. So on the basis of this, the agent would be able to develop its policy. So here is a new term which is the policy. Policy means जिस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग के केस में हमारी टास्क थी, वी हैव टू लर्न सम फंक्शन,
वो फंक्शन लर्न करना होता था हमें जो हमारे इनपुट को आउटपुट से मैप करेगा. In case of the unsupervised learning, we have to design some function which will find the hidden structure of the data. In the similar way, for the reinforcement learning, the ultimate goal of the reinforcement learning agent is to develop a such policy where the agent would be able to get the maximum rewards. Okay, so let me take one more example. For example, problem statement controlling a walking robot. देखिए, the next example is controlling a walking robot. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम हमें डेवलप करना है. इसके लिए वो क्या होगा भाई, कंट्रोलिंग अ रोबोट. नाउ द करंट इंडस्ट्री इज हैविंग द मेन प्रॉब्लम दैट हाउ टू डिजाइन द रोबोट माइंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रोबोट डेवलप करने की टेक्निक्स बहुत अच्छी से अच्छी आ चुकी हैं और एक छोटा से छोटा रोबोट जो है हमारा डेवलप हो चुका है. लेकिन जो आज के समय में आज भी कंसर्न है हाउ टू डेवलप अ माइंड ऑफ द रोबोट सो इट कैन परफॉर्म अ बेटर परफॉर्मेंस इन द रियल टाइम सिनेरियो. तो अब हम यदि एग्जांपल लेते हैं कंट्रोलिंग अ वॉकिंग रोबोट, उसमें क्या है, हमारे पास जो एजेंट है वो क्या होगा, हमारा एक वॉकिंग रोबोट होगा. एनवायरनमेंट जो हमारे पास है हमारा वो रियल वर्ल्ड हो जाएगा. अब एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, जो आपका एजेंट है या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड मूव लेगा, लेफ्ट या राइट टर्न लेगा. एंड रिवॉर्ड क्या होंगे उसके, यदि वो जो हमें वॉकिंग रोबोट है तो अल्टीमेटली हमारा एक डेस्टिनेशन है तो भाई उसका एक टारगेट डेस्टिनेशन होगा. और नेगेटिव रिवॉर्ड का क्या होगा कि इफ ही इज मूविंग हियर एंड वेयर बट नॉट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, इट मीन द रोबोट इज वेस्टिंग द टाइम. सेकेंड वन इज रोबोट हमारा रॉन्ग प्लेस पर चला जाता है, इंटेंडेड टास्क को परफॉर्म नहीं करता है. सो दिस इज व्हाट द सेकंड एग्जांपल इन केस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग now in terms of the deep reinforcement learning is applying over the games also. So let me take one more example of the games. This game is a Pac-Man. In this game, this whole grid is working like an environment. This Pac-Man is moving, it is working like a agent and it is continuously eating this food. And when it is eating this food, it is getting some score. You can see the score is continuously increasing. So what does it mean? The whole example can be treated as a reinforcement learning. एक पैकमैन एक एजेंट है जो इस ग्रिड एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. ये गोस्ट भी एक एजेंट्स हैं. इस पैकमैन का वर्क क्या है कि भाई इन सारे के सारे फूड को जल्दी से जल्दी वो ईट कर सके और अपने इस स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके. तो यू कैन सी द रिवॉर्ड इज इन टर्म्स ऑफ द स्केलर वैल्यू जो कंटिन्यूसली हमारा बन रहा है. अच्छा, अब हम एक चीज़ और बात करते हैं कि ये जो रिवॉर्ड है हमारा जिसमें हमारा स्कोर बन रहा है ये एक जो इमीडिएट रिवॉर्ड है. लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होगा इस पैकमैन का कि भाई मैं फटाफट पूरे के पूरे फूड को ईट करूं और ही शुड बी एबल टू कंप्लीट द स्टेज. तो जब वो इस स्टेज को कंप्लीट करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सारे के सारे रिवॉर्ड्स के एडिशन को मैक्सिमाइज करता है. और रिवॉर्ड्स के एडिशन को मैक्सिमाइज करता है, इट मीन्स दैट इट गेट्स अ क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स. इट गेट्स द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स. तो क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड मतलब क्या है, सारे के सारे इमीडिएट रिवॉर्ड जो हर फूड को खाने पर उसका स्कोर बढ़ रहा है, इन द लास्ट इन सारे स्कोर्स का जो सम होगा वो हमारा क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड होगा. और इसका गोल है कि वो मैक्सिमाइज करे, इस स्कोर को मैक्सिमाइज करे. और जैसे ही ये मैक्सिमाइज करता है आप देखते हैं कि इसकी स्टेज जो है उसकी चेंज हो जाती है अल्टीमेटली. सो द न्यू एनवायरनमेंट इज जनरेटिंग. तो इस गेम में आप देख सकते हैं कि भाई पैकमैन जो है एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, डॉट्स जो है वो इंडिविजुअल इमीडिएट रिवॉर्ड्स की तरह वर्क कर रहे हैं, ग्रिड एक एनवायरनमेंट की तरह वर्क कर रहा है. इस पैकमैन के जो आप देख सकते हैं एक्शंस हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट मूवमेंट्स हैं पूरे पूरे. और the stage completion is divided by the maximum reward when it get after completing the state. अच्छा, इसका नेगेटिव रिवॉर्ड क्या होगा, इसका नेगेटिव रिवॉर्ड ये है कि यदि पैकमैन जो है घोस्ट से टकरा जाता है और घोस्ट जो है उस पैकमैन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इट मीन्स दैट इट इज द पैकमैन इज लूजिंग द स्टेट. So this was the third example of the reinforcement learning. I am taking these various number of examples because you must be able to manage your problem statement in the form of the reinforcement problem. Once you are able to manage your problem statement in the form of reinforcement problem,
then you will be able to model the problem mathematically, then you will be able to model the problem at the level of computer. Okay. So the next question comes back. We have seen a reinforcement learning here. We have seen a various example of the reinforcement learning. लेकिन जब हम इस reinforcement learning को मॉडल करने की कोशिश करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो somehow the anything which can be modeled mathematically easily, that can be modeled in a computer very easily. So somehow if we are able to find out the analytical solution for anything, that would be easy to model inside the computer. लेकिन भाई हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास कुछ भी डिफाइंड नहीं है. द बिहेवियर इज अ स्टोकास्टिक बिहेवियर, द थिंग्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो वी हैव टू डेवलप सब सिमुलेटिंग टाइप ऑफ बिहेवियर इन प्लेस एनालिटिकल सॉल्यूशन. तो हम एक सिमुलेटिंग बिहेवियर की बात करते हैं जब भी, तो हमारे दिमाग में एक मॉडल आता है. दिस मॉडल इज नोन एज द मार्कोव डिसीजन प्रोसेस. सो दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग mathematically modeled as a Markov decision process. The Markov decision process is a mathematical formulation of the reinforcement learning. So before that you must understand what is this Markov decision process. अब देखिए Markov decision process जो है आपकी, ये हमने प्रीवियस शायद सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि भाई मार्कोव डिसीजन प्रोसेस क्या है, मार्कोव चेन क्या है, मार्कोव प्रॉपर्टीज क्या है. बट फॉर द रिलेटेड टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग आई एम डिस्क्राइबिंग सम पॉइंट्स. तो देखिए मार्कोवियन प्रॉपर्टी क्या बोलती है. मार्कोवियन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई मुझे यदि किसी सिस्टम में डिसीजन लेना है तो आई विल बी टेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट स्टेट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस स्टेट्स. मार्कोवियन डिसीजन प्रोसेस क्या है. मार्कोवियन डिसीजन प्रोसेस ये बोलती है कि भाई केवल स्टेट्स और डिसीजन के साथ हम एक्शंस को भी इन्वॉल्व कर देते हैं. सो वी इन्वॉल्व द एक्शन with the states and decision, then combinedly this process is known as the Markovian decision process. So the reinforcement learning exactly modeled in terms of the Markovian decision process and the mathematical modeling. So how we model this? We model this in this form. We would have some set of the possible states. We would have some set of the possible actions. We would have some rewards on the basis of the state and action pair. We would have some transition probability that will decide how we will be moving from current state to the next state. Last one is the discount factor. So discount factor is that parameter which decide that to take the decision over the current state, we are taking in the consideration a immediate reward or we are taking a long-term reward. So these are this is known as the discount factor term that we will see in the more elaborative way in the upcoming slides. So what exactly done by the Markovian decision process? Markovian decision process में क्या होता है? Let we try to model the reinforcement learning in the form of Markovian decision process. तो क्या होता है? At the time step t is equal to 0, suppose that the environment give state as 0. The environment gives state as 0 to the agent. As agent get the state as 0, agent take some action. On the basis of these actions, some reward, which is nothing, it's a scalar value corresponding the state t of the agent. By performing the action at, some scalar value is returned to the agent, that is nothing, it's a RT at the time stamp t. मतलब यदि t is equal to 0 पर एक इनिशियल स्टेट एस 0 दी है एजेंट को, एजेंट एक एक्शन लेता है, एक्शन लेने के बाद उसको एनवायरनमेंट से एक रिवॉर्ड मिलता है, देन एजेंट गेट द रिवॉर्ड एज वेल एज एनवायरनमेंट गिव सम न्यू स्टेट टू द एजेंट. मतलब एक्शन परफॉर्म करने पर एजेंट को जो एनवायरनमेंट से रिटर्न होता है वो एक नई स्टेट होती है और एक रिवॉर्ड मिलता है. अच्छा, दिस होल प्रोसेस इज कंटिन्यूस until done. Until done का मतलब क्या है? This is known as the convergence problem. मतलब जब तक कि हमारा सिस्टम कन्वर्जेंस की ओर नहीं जा रहा है तब तक ये स्टेप्स हमारे पूरे चलते रहेंगे. इट मीन्स द एजेंट शुड नॉट बी एबल टू लर्न. अब भाई हम बोलेंगे कि एजेंट शुड नॉट बी एबल टू लर्न. सर इसका मतलब क्या है? लर्न का मतलब क्या है कि एजेंट क्या लर्न? अब देखिए
इन द सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग केस वी हैव फाइंड आउट द फंक्शन, मतलब एक जो लर्न करना था हमारी लर्निंग एल्गोरिथम को, तो क्या लर्न करना था, उसको एक फंक्शन लर्न करना था। लेकिन बट इन केस ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, द लर्निंग ऑफ द एजेंट is nothing, it's a pi. Pi stands for the policy. It means that the agent has to identify the policy, or we will say the optimal policy, which will maximize the cumulative discounted reward. So the ultimate goal of the reinforcement learning, the agent has to devise a policy, or we will say the optimal policy, which will maximize the cumulative discounted reward. So let me see here, if we move from this complex type of definition, or complex type of working of reinforcement learning, so what is the Markovian decision process in a layman term? So in the layman term, the Markovian decision process is nothing. In fact, the aim of the Markovian decision process is to train an agent to find a policy that will return the maximum cumulative rewards from taking a series of actions in one or more states. मतलब एजेंट एक से ज़्यादा states में जाता है और finally वो ऐसी policy design करके लेके आता है अपने पास कि when next time the agent will follow that particular policy, it will be reaching at the optimal place with the optimal reward. So this is what the overall Markovian decision process. अब देखिए इस Markovian decision process में एक टर्म आया है ये discounted reward. So what is the discounted reward? First we will understand this. तो discounted reward का मतलब क्या है? Discounted reward का मतलब है कि भाई cumulative discounted reward का मतलब है, देखिए at time instance t पर, at time instance just a minute, at time instance t we are calculating the cumulative reward. अब वो cumulative reward जो हम calculate कर रहे हैं, उस cumulative reward को calculate करने के दो तरीके हैं, या तो मैं current state पर रहकर ही immediate reward को best reward मान लूँ, this is somehow the greedy approach, मतलब हमें जो मिला हमने उसको ही best मान लिया, भले ही वो futuristic जो सिनेरियो हो उसमें हमारा वो बेस्ट हो या नहीं हो. सेकेंड वन इज वी विल बी कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेट टी बाय कंसीडरिंग द अपकमिंग स्टेट्स आल्सो. तो भाई इसको मैथमेटिकली हम कैसे मॉडल करेंगे हमारी इस अप्रोच को कि भाई मैं आगे की स्टेट्स को भी कर रहा हूँ कंसीडर. और आगे की स्टेट्स को कंसीडर करने के लिए वी विल टेकिंग अ वन फैक्टर विच इज अ गामा. दिस गामा कंटेन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1. इस गामा के फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि हमें इसका इफेक्ट चाहिए होता है. तो यू कैन सी इन द इक्वेशन द गामा इज मल्टीप्लाइड विद द आर टी प्लस के प्लस 1, जहाँ गामा की वैल्यू क्या हमारी 0 से 1 के बीच में. अच्छा अब एक चीज़ है, यदि मैं गामा की वैल्यू 0 सेट करता हूँ तो भाई मेरे पास जो आर टी प्लस 1 है और गामा इज इक्वल टू, यदि मैं 0 सेट करता हूँ तो दिस होल इक्वेशन बिकम्स टू द 0. It means that this GT is nothing, it's a next step reward given by the environment to you. But if we considering a gamma factor here, so this gamma in terms of the exponential power with the time is multiplied with the rewards. It means that this cumulative reward would be the result of upcoming t time steps reward. तो कहीं ना कहीं हमने जब अपकमिंग स्टेट्स का प्रेडिक्शन कर क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड निकाला है तो दैट इज अ बेटर केस इन प्लेस ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स. तो ग्रीडी अप्रोच से ज़्यादा अच्छा है कि भाई हम सिस्टम को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करें, उसके बेसिस पर हम करंट स्टेट के बारे में डिसीजन लें. दैट वुड बी हेल्पफुल टू डिजाइन द optimal policy. So the ultimate goal of the reinforcement learning is, by following the Markovian decision process, we have to design a policy. When the agent next time will follow that policy, it will be taking the right decision, maximizing the rewards. So this is what the introduction of the reinforcement learning. From the next video onwards, we will see some different types of approaches to find out the optimal policy. Thank you very much for this video.